मैं आपको राइट हैंड से चैटा मारूं शीशे के सामने विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो आपको क्या लगेगा? आप हालांकि देख नहीं पाओगे क्योंकि आपके चैटा पड़ रहा है, तो आपका तो प्लेन मिरर आपने कहाँ देखा है? अभी अपने आप को देख के आए होगे घर में, ओली क्रीम पाउडर लगा के आया, क्या काहे में देख के लगाया? तुम क्या हंस रहे हो? तुम तो फिल्टर भी उसी में लगा देते हो। स्टार्ट कर, मैं इसका क्या बता रहा था, इसका पेपर पैटर्न। इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। 80% चांसेस है कि 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए। 10% चांस है कि 1 मार्क्स पे बने, 10% चांस है कि 2 मार्क्स पे बने। क्योंकि जितने मैंने 10-15 सैंपल पेपर देखे हैं कल से, उसमें 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इसी में घूम रहा है पूरा क्वेश्चन। और जिसको कॉन्सेप्ट आता है वही कर पाएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट से भरा है, इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतने सारे मतलब बहुत सारे, कितने होते हैं इतने सारे? बहुत सारे, बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन सब एक से लिंक है। मतलब एक आता है तो उसके बाद दूसरा अपने आप आ जाएगा, तीसरा अपने आप आ जाएगा, सब एक के साथ एक लिंक है। तो लाइट चैप्टर जो है इसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। कितने पार्ट्स में? मैं क्या है ही वो 2 पार्ट्स में। पहला हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा पार्ट होगा हमारा रिफ्रैक्शन। तो आज हम फोकस करेंगे पूरा किस पे? रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन पे, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन, अब मैं रिफ्रैक्शन मिटा के यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करूंगा। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? 2 वर्ड से याद करने को कहा है रिफ्लेक्शन, बताओ। बाउंस बैक। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब अगर एक चीज कोई जा रही है और वो टकरा के आ जा रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? बाउंस बैक। जैसे ये है, लेट अस सपोज मैं ये जो हाथ से फेंक रहा हूं वो क्या है? एक लाइट रे है। क्या है? लाइट रे है। मैं इसको फेंक रहा हूं, क्या हो रही है? बाउंस बैक हो जा रही है। ये दीवार नहीं होती यहां पे, ये क्या होती? ये दीवार नहीं होती यहां पे, तो क्या होता? पार चले जाती। तो ये जो एक सरफेस है उस पे मैंने, ये बॉल मत समझो, इसको लाइट समझो, ये लाइट जैसी गिरी, बाउंस बैक हो गई। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? रिफ्लेक्शन। क्या कहा? रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक, ये वर्ड याद रखो तो अपने आप आपको रिफ्लेक्शन आधा आ गया। रिफ्लेक्शन क्या कहा मैंने? बाउंस बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द सेम मीडियम, अनदर मीडियम नहीं। मैंने हवा से फेंकी लाइट, हवा के अलावा कोई दूसरे मीडियम में गई क्या? हवा से गई, हवा में ही रही, और वापसी भी हवा में ही आई। तो ट्रांस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझना रिफ्लेक्शन क्या होता है। इंट्रो में थोड़ा टाइम लूंगा, 5, 10, 15 मिनट लूंगा, इसके बाद स्पीड में चलेगी क्लास। ठीक हो गया? क्या कहा मैंने? रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द सेम मीडियम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि क्या है रिफ्लेक्शन? मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू सेम मीडियम। मतलब एक मीडियम से जा रही है, उसी मीडियम में बाउंस बैक होके आ जा रही। उस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन। क्या कहा? रिफ्लेक्शन। अब मैं इसको अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूं, एक लाइट रे आई, बाउंस हो गई, मैंने क्या गलत करा है? सबसे पहली चीज, पॉलिश नहीं करी ना। मैं लाइट रे, अगर देखो 2 चीजें होती है, एक होता है कांच, एक होता है शीशा। अंतर है दोनों में? बिल्कुल। शीशा और कांच में क्या अंतर है? एक कोटिंग का तो अंतर है। कांच, कांच और शीशे में क्या अंतर है? कांच क्या होता है? जो दोनों तरफ से क्या है? कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई उसमें कोटिंग नहीं कर रखी। लेकिन उसी को अगर मुझे शीशा बनाना है तो क्या करूंगा? एक साइड पे कोटिंग कर दूंगा, मतलब एक साइड में उसमें क्या पेंट कर दूंगा। अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन अब होगा। पहले कांच में कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। मैं अगर ऐसा करूं, ये कभी बाउंस बैक नहीं करेगी, ये क्या करेगी? आगे को चली जाएगी। क्यों? रोकने के लिए कोई खड़ा है क्या यहाँ पे उसके? ना। लेकिन जैसे ही मैंने पॉलिश कर दी तो लाइट को रोकने के लिए कोई खड़ा है यहाँ पे? वो पेंट खड़ा है। वो पेंट ने क्या करा? इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। तो ये ऐसे हो गई। सिल्वर ही क्यों यूज करा? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। मतलब सिल्वर पे जितनी लाइटें जाती हैं वो अपने पर एब्जॉर्ब नहीं करता कोई भी, वो सारी क्या कर देता है?
रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है लाइट। अगर ब्लैक कलर में आप डालो एब्जॉर्ब करेगा लाइट, तो ब्लैक कलर रखेंगे क्या? ब्लैक कलर करेंगे नहीं, फायदा नहीं है ना। ब्लैक कलर करके क्या होगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारी लाइटें, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जो देखना चाह रहा हूं मैं वो नहीं दिखेगा। लेकिन व्हाइट, गर्मियों में कहते हैं व्हाइट कपड़े पहनो, व्हाइट कलर, लाइट कलर के या व्हाइट कलर के कपड़े पहनो। क्यों? जब सन की रेज आती हैं, अगर वो एब्जॉर्ब करने लगेगा तो क्या होगा? गर्मी हो जाएगी ना, वैसे ही गर्म है और गर्मी हो जाएगी। तो व्हाइट कपड़े क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट, अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। जो भी लाइट कलर्ड होते हैं ना, लाइट कलर के होते हैं, वो सब अच्छे रिफ्लेक्टर हैं। लेकिन गर्मियों में कहते हैं ब्लैक, डार्क कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि ठंडा है, तो जितने भी हीट आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए क्या पहनते हैं गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जाड़ों में डार्क कलर के। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है कि यहां पे पॉलिश कर रखी है, क्यों करी है? रिफ्लेक्शन के लिए। अगर पॉलिश नहीं होगी तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? होगा, लेकिन एक्चुअल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो शीशे की भी तो कुछ प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्ट तो करेगी लेकिन उतना नहीं करेगी। आपने देखा नहीं है क्या? आपको वो डाइनिंग टेबल का जो शीशा होता है, नॉर्मल कोई शीशा होता है, कांच, उसमें हमारा थोड़ा बहुत तो चेहरा दिखता है हमें, तो थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, 100% नहीं होगा। समझ में आया? पक्का? रिफ्लेक्शन क्या होता है आगे समझ में? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। पक्का? अब सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे मतलब पहला जो चीज जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने 1 मार्क्स में कहा ना क्वेश्चन आ सकता है 10%, वो इसी टॉपिक से है। 2 मार्क्स में आ सकता है वो इसी टॉपिक से। इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। पहले लॉज क्या है ये समझ लो। लॉ मतलब क्या होता है? रूल्स, जिसके हर चीज एक लॉ के अकॉर्डिंग होती है। दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, ये पेन गिरी ऊपर से नीचे, क्या कोई लॉ था इसमें? मेरे बोलने के साथ एक लॉ हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? ग्रेविटी लॉ है। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन के लिए भी क्या होते हैं? लॉ होते हैं। वो क्या है लॉ? 2 लॉ है। लॉ तो इंपॉर्टेंट है, उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस तो इंपॉर्टेंट है ही। अब लॉस क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन के? 2 लॉ है। कितने लॉ है? अगर इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गया समझ में, तो दोनों लॉ आ गए। सबसे पहले बेटा, जब भी ग्लास बनाओ तो पीछे से सिल्वर कोटिंग, मतलब पीछे से कोटिंग ये स्लैश जरूर बनाओ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोटिंग रिप्रेजेंट करता है। बिना कोटिंग के रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या कहता है? ये आई हमारी एक रे, इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो भी लाइट गिर रही होती है किसी चीज पे, आ रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट। मैंने आपको परसों एक वर्ड बताया था, कोइंसिडेंस। मैथ्स में पढ़ा था हमने। कोइंसिडेंस मतलब क्या कहा था? एक साथ आना। कोई भी चीज का आने को हम कहते हैं इंसिडेंस। 2 चीजें एक साथ आ रही तो कोइंसिडेंस था। तो यहां पे इसको इंसिडेंट रे क्यों कह रहे हैं समझ में आया? क्योंकि ये आ रही है। अब ये जो जा रही है इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसी थी? इंसिडेंट रे। ये थी रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों? जहां पे इंसिडेंट रे गिर रही है मिरर सरफेस पे, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर ये लाइट रे ऐसे गिर रही होती तो हम इस पॉइंट को कहता है, यहां गिर रही होती तो इस पॉइंट को कहता। जहां पे इंसिडेंट रे गिर रही है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? अब जहां पे ये लाइट गिर रही होती है, ध्यान देना, जहां पे इंसिडेंट रे गिर रही होती है उस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूं। किसके? मिरर के। मिरर के परपेंडिकुलर। इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में होती नहीं है, मैंने एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर रखी है। क्यों? अभी पता चलेगा। फिलहाल ये समझ में आया? ये इमेजिनरी लाइन क्या है? नॉर्मल कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो ये टर्म सबको समझ में आ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल। ये 4 वर्ड आ जाएंगे तो इन्हीं को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आ गए। पक्का? तो इनसे पहला लॉ बन जा रहा है मेरा। पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane at the point of incidence। इसी से बनाया मैंने, कुछ नया नहीं बोला। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। वो शीशा जो है एक प्लेन तो है, उसी प्लेन में लाई कर रहे हो, एक ही पॉइंट पे भी लाई कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला लॉ हो गया खत्म।
the incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane at the point of incidence. समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट? अब आती है सेकंड लॉ की बारी. पहला लॉ समझ में आ गया ना सबको? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इससे क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा. इसका अगर डायरेक्टली उसने कह दिया 2 मार्क्स में स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो तब यहां पे इस पे 2 पॉइंट लिखोगे तो यहां ये मार्क्स दे सकता है, वरना ये पहला वाला लॉ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा. लेकिन दूसरे वाले लॉ अपने आप में बहुत क्वेश्चन लेके चलता है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. उसके लिए एक दो नई चीजें बता रहा हूं आपको. ये इंसिडेंट रे एक होता है ना, 2 चीजें लिख रहा हूं यहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये 2 चीजें हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एक को समझेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस वर्ड आ रहा मतलब इसमें कुछ रोल होगा इंसिडेंट रे का, तभी आ रहा है. मतलब इंसिडेंस एक, अच्छा एंगल कितने लाइनों के बीच में बनता है बेटा? मिनिमम कम से कम 2 लाइनें तो हो जो एंगल बनाए. एंगल 2 लाइन, एक लाइन कभी एंगल बना सकती है? 180 डिग्री बना सकती है. इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं. 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक एंगल बनेगा. तो एंगल के लिए मुझे 2 लाइनें चाहिए, जिसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसके लिए मेरे को एक लाइन तो मिल गई. कौन सी? इंसिडेंट रे. तो दूसरी लाइन कौन सी? वो जो मेरी इमेजिनरी लाइन थी, जिसको मैं क्या कह रहा था? नॉर्मल. तो द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज, जो रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ऐसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? उसमें से एक रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे. तो किसके साथ बना रही है? वो भी नॉर्मल के साथ. किसके साथ? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कंफ्यूज करने के लिए आपको हमेशा ये वाला एंगल देगा. जैसे अभी सेकंड लॉ बताऊंगा, उसका क्वेश्चन बताऊंगा क्या पूछता है. सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ के लिए चीजें मुझे जो 2 चाहिए थी वो मिल गई. सेकंड लॉ सिंपल कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब जितने एंगल पे वो लाइट गिर रही थी उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी. सेम एंगल, ये 30 डिग्री पे गिर रही है तो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो 60 डिग्री, 45 डिग्री तो 45 डिग्री. और ये एंगल होता किसके साथ है? नॉर्मल के साथ. इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे और मिरर के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे और मिरर के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो आपको क्वेश्चन इस पे देगा. अब देखो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है. मतलब अगर ये 30 डिग्री पे गिर रही होती तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने डिग्री पे करेगी? ये 60 डिग्री, तो क्या ये 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगी? रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा इसका मतलब. तो रिफ्लेक्शन होगा तो वो लॉ फॉलो कर रहा होगा, तभी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. और लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? एंगल आई इक्वल टू एंगल. समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या पूछता है? नहीं, क्वेश्चन कहता है इफ द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the mirror surface is 30 degree, find the angle of reflection. ध्यान से, if the angle made by the incident ray with the mirror surface is 30 degree, find the angle of reflection. अब बच्चा वहां जल्दीबाजी में क्या करता है? उसे पता है यहाँ पे एंगल आई कह दिया उसने 30 डिग्री, तो वो उसको पता है अकॉर्डिंग टू, वो लिख भी देगा अच्छे से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आर. एंगल आई 30 था तो एंगल आर भी कितना? और टीचर बड़े अच्छे से इसको ऐसे कर देगा, क्योंकि गेम खेला है ना टीचर ने. तो टीचर, मैंने कहा है पेपर में कॉन्सेप्ट देगा आपको, और मैं कह रहा हूं ये 1 या 2 मार्क्स में आएगा, तो 1-2 मार्क्स में तो कॉन्सेप्ट ही देता है. वो जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वही कर पाएगा. कहा है ना मैंने 1-2 मार्क्स के. तो उसने क्या कहा था? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल नहीं कहा था, मिरर सरफेस कहा था. कितना दिया था? 30 डिग्री दिया था. ठीक हो गया. अब वो पूछ रहा है ये वाला. अब मैं ये वाला तब बता पाऊं जब मुझे ये पता हो. ये एंगल आई पता होगा तब एंगल आर पता कर पाऊंगा. तो एंगल आई पता करने के लिए उसने मुझे हेल्प दी है. क्या हेल्प दी है? ये वाला एंगल दे दिया है. अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था? ये केस क्या है? नॉर्मल. नॉर्मल मतलब होता क्या है?
परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा था मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन डाल लो, मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा। 90 में से इतना 30 है तो बचा हुआ कितना होगा? 60 डिग्री होगा, नहीं होगा? टोटल 90 है, 90 में से इतना 30, ये 30 है तो बचा हुआ कितना? 60। ये 60 तो ये वाला भी कितना? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? 60 कैसे आया आंसर? किस किस को नहीं आया? जिसको नहीं आया पूछ लेना बेटा, आ सकता है क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। टीचर भी इग्नोर करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कॉमन हो जाते हैं, या तो दे ही देंगे या नहीं देंगे, तो पता होना चाहिए किस किस को नहीं आया। सबको आ गया ना कि जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है। जिन क्वेश्चनों में ट्रिक होती है तो उसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। मैंने कहा इजी क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होगा। समझ में आ गया इसका क्वेश्चन पक्का? तो दोनों लॉ समझ में आए। पहला लॉ क्या कह रहा था? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane at the point of incidence। सेकेंड लॉ क्या कहता है? बच्चा सेकेंड लॉ में ही लिखाता है बस बेटा, लॉ स्टेटमेंट होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया पक्का? ठीक हो गया। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ मिरर। क्या आता है? टाइप्स ऑफ मिरर। कितने टाइप के मिरर होते हैं? दो टाइप के। टाइप्स ऑफ, क्या है नाम? प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तुम्हें पता है भैया, ऐसे पूछता ही नहीं हूं मैं इतनी छोटी चीजें, तो दिमाग तो पता नहीं कब लगाओगे तुम। कहीं पूछा मैंने तुमसे ऐसा 1 + 1 2 होता है? तो पूछ रहा हूँ इजी चीज तो उसमें कुछ होगा, सोच के बोलोगे जल्दी बोलने लग जाते हैं। कितने टाइप के मिरर होते हैं? दो टाइप के, एक प्लेन दूसरा स्फेरिकल। पहले प्लेन मिरर समझ लेते हैं। प्लेन मिरर में यूजेस पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? यूजेस। प्लेन मिरर के यूजेस पूछेगा, एक दो क्वेश्चन आते हैं उससे वो पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर क्या है? नाम से पता चल रहा है, जब रिफ्लेक्शन कोई प्लेन सरफेस से हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन कोई प्लेन सरफेस से हो रहा है, मैं उस तो वो कैसा मिरर हो रहा होगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपने कहां देखा है? अभी अपने आप को देख के आए होगे घर में, कोली क्रीम पाउडर लगा के आया, क्या काहे में देख के लगाया? तुम क्या हंस रहे हो? तुम तो फिल्टर भी उसी में लगा देते हो। बस में भी ये, बस भी नहीं छोड़ दी, बस के शीशे में भी कंडक्टर वाली। इतना नहीं करना होता बेटा। तो क्या है प्लेन मिरर? क्या है प्लेन मिरर? वो मिरर है जहां पे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली चीज, रिफ्लेक्शन होता कहां से? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बैठा ना, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप अपनी शक्ल पॉलिश वाली साइड देखते हो, अनपॉलिश्ड साइड? कोई ऐसा तो नहीं ना शीशे को पलटा के देख रहा है, दिख नहीं रही हूं मैं, दिख नहीं रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं है ना गरिमा? ठीक हो गया, नहीं है तो बढ़िया है बेटा। रिफ्लेक्शन, इसका मतलब मैं देख रहा हूं, मतलब जिस तरफ देख रहा हूं उस तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैं किस तरफ देख रहा हूं? पॉलिश वाली, अनपॉलिश? अनपॉलिश। जब भी लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी? और अगर वो रिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है, याद रखना, अगर वो रिफ्लेक्शन आपका प्लेन सरफेस से हो रहा है, कैसी सरफेस? प्लेन सरफेस से हो रहा है, वो किस मिरर की कैटेगरी में आ जाएगा? प्लेन मिरर। घर में जो हमारे शीशे कैसे हैं? प्लेन मिरर है। समझ में आया कि प्लेन मिरर क्या है? जब रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से हो रहा है उसे हम प्लेन मिरर कह देते हैं। तो इसका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, उससे पहले मैं इसके यूजेस बता देता हूं। यूजेस मतलब क्या? पहले इसकी प्रॉपर्टीज कि प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है मुझे। इमेज कैसी? अबाउट इमेज सुन लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, अभी नहीं जब कहूंगा। अबाउट इमेज मतलब इमेज कैसी दे रहा है। सबसे पहली चीज, कोई याद नहीं कर रहा है, अपने आप को शीशे में देख रहे हो तो दिमाग में रखो कि आप दिख रहे हो। पहली चीज, आप अपने आप को बड़े दिखते हो, छोटे दिखते हो, सेम साइज दिखते हो? पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। किसको दिक्कत? दूसरा, एक वर्ड बोल रहा हूं, एक होती है चीज रियल और एक होता है वर्चुअल। नाम से पता चल रहा है, रियल मतलब क्या है? असली। वर्चुअल मतलब नकली, इमेजिनरी कह सकते हो एक टाइप से। वर्चुअल मतलब क्या है? जो नकली है। क्या तुम शीशे के अंदर जो हो वो असली हो? ऐसा तो नहीं है ना, फोटोकॉपी है तुम्हारी। तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी?
वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल के साथ जोड़ा किसका है? इरेक्ट का। इरेक्ट मतलब क्या होता है? अच्छा आप अपने आप को सीधा देख रहे हो, उल्टा देख रहे हो? उल्टा, उल्टा, यस। कौन है, कौन उल्टा? को इसको दिख रहा है बेटा अपने आप का? कौन है उल्टा? तू तू बोला है उल्टा? तेरा सर नीचे पांव ऊपर दिखता है तुझे? ना ना ना, वो उल्टा नहीं। मैंने क्या कहा? जैसे कि आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अभी हम पढ़ाएंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है? अच्छा आपने कभी चम्मच देखी? चम्मच, चम्मच में दो सरफेस होती है, एक ऐसी वाली और एक पीछे वाली। उन दोनों में देखना, एक में आप अपने आप को उल्टा देखोगे, ऐसे वाली में आपका चेहरा उसमें उल्टा दिखेगा, वो होता है उल्टा, मतलब अपसाइड डाउन। लेटरल, वो लेटरल इन्वर्जन अलग है, मैं अपसाइड डाउन की बात कर रहा हूं। तो क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और रियल का जोड़ा किसके साथ है? मतलब जब भी रियल इमेज मिल रही होगी वो हमेशा उल्टी दिखेगी हमें। कैसी दिखेगी? रियल मतलब रियल इमेज है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिखेगी। उल्टी करने वाली नहीं है, उल्टी। अब तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट कैसे बन रही समझ में आया? वर्चुअल क्योंकि एग्जैक्ट है नहीं वो। मैं वहां, अच्छा मैं चले जाऊं तब भी वो वहां रहे तो मैं उसको रियल कह देता, लेकिन मैं जा रहा हूं तो इमेज भी जा रही है ना मेरी, तो वो कैसी इमेज है? वर्चुअल। और उसके साथ सीधी दिख रहा हूं, मैं अपने आप को सीधा देख पा रहा हूं, तो कैसा? वर्चुअल के साथ इरेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट ना, पहला सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तीसरा डिस्टेंस कैसी है? सेम डिस्टेंस। मतलब ये यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पे क्वेश्चन आएगा ये। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये सामने मिरर है, मिरर से अगर मैं 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज कितनी मीटर की दूरी में होगी? 2 मीटर। मैं आगे को जाता हूं तो इमेज पीछे को जा रही, इमेज भी आगे को आ रही, आती है। मतलब मैं जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस कम हो रही है मिरर से, मेरी इमेज की डिस्टेंस भी मिरर से कम हो रही है। मैं जैसे जैसे अपनी डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरी इमेज की भी डिस्टेंस बढ़ रही। देखा तो है, अपने आप को पूरा देखना है हमें तो हम पीछे को जाते हैं, तो हमारी इमेज भी पीछे को जा रही। हमें सिर्फ फेस देखना है तो हम आगे जाते हैं ताकि अपने आप को अच्छे से निहार सकें। ठीक हो गया? सेम डिस्टेंस मतलब मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, मिरर से उतनी ही इमेज की भी दूरी होती है। किसको नहीं आया ये 3 पॉइंट समझ? मुझे बताओ। आ गए ना सबको? इस पे क्वेश्चन पूछेगा, मैं पूछ रहा हूं अभी, वो ही आ सकता है, वो भी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन सुन लो, अब क्वेश्चन क्या फिर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कहता है कोहली इज स्टैंडिंग, तेरा एग्जांपल ले लो भाई, थैंक यू। कोहली ले लो यार। कोहली इज स्टैंडिंग, अक्षय कोहली इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर 8 मीटर्स अवे। थोड़ी इंग्लिश बोल रहा हूँ तेरे नाम पे, जो जच नहीं पा रही है, पता नहीं अजीब हो रहा है मुझे, लेकिन क्या करें, काम है तो बोलना पड़ेगा। वो भी कह रहा है ये क्या बोलती है ऐसा। सिंपल इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में समझा दूंगा आपको क्वेश्चन, तो आप लोग वहां पेपर में तो इंग्लिश में ही लिख के आएगा, तो मैं इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो समझ में आ जाए मेरी इंग्लिश तो समझ ले, समझ लेना। इफ अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर 8 मीटर्स अवे, then find the distance between the object and image if he moves 3 centimeter towards the mirror। क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी कहानी है ना। 8 मीटर पे ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा, इमेज भी इस समय कहां पे होगी? तो अभी ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कितनी है? 16 मीटर। लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं करना है क्योंकि मेरे को ये पूछा ही नहीं है। उसने कहा अगर मैं 3 मीटर टूवर्ड्स जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? 3 मीटर टूवर्ड्स जा रहा हूं, तो अब मैं मतलब इस पोजीशन पे आ गया, अब मेरी दूरी कितनी है? यहां मेरी इमेज वहीं खड़ी रहेगी क्या? भूत है अगर खड़ी है तो, भूत ही होगा फिर यार, हम हिल रहे तो इमेज नहीं हिल ली, तो अब इमेज क्या करेगी? राइट को जाएगी लेफ्ट को आएगी? कितना आएगी लेफ्ट को? 3 मीटर आएगी ना, इधर को 5 कौन कह रहा है? नशे वाले लोग हैं। तो अब जो मेरी इमेज है, अब उसकी दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर, इधर टोटल 8 थी, 3 इधर आ गया तो बचा कितना? 5 मीटर। अब वो कह रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट की दूरी बताओ। अब ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, 5 + 5 10 मीटर। किसको समझ में नहीं आया बेटा? आ गया सबको पक्का? अभी इसी में दूसरा कर सकता है, वो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का है। फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इमेज एंड द मिरर सरफेस।
मिरर सरफेस और इमेज के बीच की दूरी 5 मीटर, सॉरी। समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये थर्ड वाले में कैसा क्वेश्चन पूछता है मैंने बता दिया। कोई दिक्कत? पक्का? इसे लिख लो प्लेन मिरर के बारे में, अबाउट इमेज ये। प्लेन मिरर की एक और खासियत है, अगर आप शीशे के आगे लेफ्ट हैंड उठाते हो तो आपको शीशे में जो इमेज मिल रही है उसमें क्या लगता है? राइट हैंड लगता है। मैं आपको राइट हैंड से चैटा मारूं शीशे के सामने विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो आपको क्या लगेगा? आप हालांकि देख नहीं पाओगे क्योंकि आपके चैटा पड़ रहा है, तो आपको तो आप एक थर्ड पर्सन को लाओगे वहां पे कि देखो भाई ये भैया जो मार रहे शीशे, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना भाई सबका। अब तुम मारो तो मुझे तो अच्छा लगेगा नहीं, तुम्हें, मुझे तो ठीक है, मेरा कोई नहीं। अब मैं मार रहा हूं, तुम्हें चलता है, तुम्हें तो कोहली तो जैसे भी मार, शीशा यहाँ होता है, एक लाइव एग्जांपल दिखाया था मैं तुम्हें, शालीमार बनाया था यहाँ पे, कोहली को मार रहा हूं मैं। अब आप लोग को क्या लग रहा है शीशे में? मैंने बहुत करा है बचपन में ना, शीशे के आगे बैठ के मैं लिखता था जब, तो मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं तो बड़ा अच्छा लगता था देख के कि मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख ले रहा हूं। क्या पता था लेटरल इन्वर्जन है वो। इट्स कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब उल्टा होता है, लेकिन उल्टे की भी दो डेफिनेशन है। एक ऐसे में उल्टा होता है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और एक ऐसे में उल्टा होता है साइड बाय साइड। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? साइड बाय साइड की। जो लेटरल इन्वर्जन होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। इसका बेस्ट एग्जांपल बताएगा कोई? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस अगर आपने देखा है, उसके आगे वाले जो होता है ना, आगे का वो शीशा होता है, उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि जो आगे गाड़ी जा रही है वो अपने शीशे में देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? वो उल्टा दिखे। अगर उसने एम्बुलेंस वाले ने सीधा एम्बुलेंस लिखा होगा तो उसको कैसा दिखेगा? पढ़ने में आएगा उसको? नहीं आ पाएगा। तो इसलिए उसमें कैसा लिखा होता है? लिखा होता है नहीं ऐसा? कभी गौर करना, एम्बुलेंस ऐसा उल्टा लिखा होगा, ताकि अब जब मैं शीशे में देख रहा हूं इसको तो मुझे कैसा दिखेगा? एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा दिखेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लेटरल इन्वर्जन का अगर बाय चांस एग्जांपल पूछ ले, ऐसा पूछता है नहीं लेटरल इन्वर्जन, फेनोमेना कौन सा इसमें ये पूछ सकता है, विच फेनोमेना इज इन्वॉल्व इन द लेटरल इन्वर्जन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ठीक हो गया। अब आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब जहां पे रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? स्फेरिकल सरफेस से हो रहा है। कहां से हो रहा है? प्लेन मिरर में क्या बताया था मैंने? रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? प्लेन सरफेस से। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा? जहां पे रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? स्फेरिकल सरफेस। स्फेयर सबको पता है क्या होता है? ये हमारा क्या है? स्फेयर है। अब मैंने क्या कहा, इस स्फेयर को अगर मुझे मिरर बनाना है, क्या करना होगा? कोटिंग। क्या करनी पड़ेगी? कोटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, बॉल थी यार, कहां गई? ये बॉल है, स्फेयर है। इस स्फेयर को मैं कितनी तरीके से कोटिंग कर सकता हूं? दो तरीके से। एक तो बाहर की सरफेस को कर लूं जहां पे ब्लू सरफेस, ये ब्लू कोटिंग है, और एक इसका जो अंदर का रहा होगा, ये जैसे बॉल का ये है, तो ये जो अंदर वाली सरफेस होगी वो दो तरीके से कर सकता हूं ना? कोई तीसरा तरीका तो नहीं है? नहीं। तो दो तरीके से मैं इसको कोटिंग कर सकता हूं। एक तरीका क्या है? सूरज नहीं है बेटा। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका अंदर से कर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं? अब मुझे बताओ, अब इसका मैं एक पार्ट लेता हूं, खाली क्या लेता हूं? एक छोटा सा पार्ट लेता हूं। ठीक हो गया? मैंने दोनों का एक पार्ट ले लिया, इसका भी एक मतलब उसको काट दिया, उतने बड़े सरफेस से इतना पोर्शन काटा, उस वाले स्फीयर से इस वाले से भी इतना पोर्शन काट लिया। अब मैं इसमें चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा था? रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस से होता है अनपॉलिश्ड से। इसमें लेफ्ट से होगा राइट से? इसमें लेफ्ट से होगा राइट से? इसमें होगा लेफ्ट से, इसमें होगा, यहां लेफ्ट से क्यों हो रहा है? अनपॉलिश्ड है। यहां राइट से क्यों हो रहा है? राइट यहां पे राइट अनपॉलिश्ड है। अब दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है कॉनकेव मिरर
दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब पहचान कैसे करें भाई कि कॉनकेव कौन कॉन्वेक्स कौन? तो समझो, जब भी रिफ्लेक्शन गुफा वाली केव वाली साइड से होगा, कहां से? केव केव अच्छा, केव साइड से रिफ्लेक्शन इसमें लेफ्ट इस वाली में हो रहा है, इस वाली में हो रहा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? इसमें केव में रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन बल्जिंग आउट में है। बल्जिंग आउट मतलब उभरा हुआ जो सतह है। जब भी रिफ्लेक्शन केव वाली साइड से होगा, आप उस मिरर को क्या नाम दे दोगे? जब भी रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होगा, उसको क्या नाम दे रहे थे? प्लेन मिरर। तो जब भी रिफ्लेक्शन केव वाली सरफेस से होगा, उसे क्या कहोगे? कॉनकेव मिरर। जब भी रिफ्लेक्शन बल्जिंग आउट उभरी हुई सतह से होगा, आप उसे क्या नाम दोगे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव समझो, कॉनकेव उसका उल्टा। कॉनकेव समझो, कॉन्वेक्स उसका उल्टा। कॉनकेव क्या कहता है? जब केव से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है? केव वाली सरफेस से। इस सरफेस से हो रहा है रिफ्लेक्शन या इससे हो रहा है? लेफ्ट से, केव से हो रहा है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? कॉनकेव मिरर। इसमें केव वाली साइड से नहीं हो रहा, कहां से हो रहा है? बल्जिंग आउट सरफेस। तो इसको नाम क्या दे दिया? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसके टर्म्स पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसके बारे में पढ़ना है तो इसके जिसको टर्म्स समझ में आ गए, जैसे मैंने प्लेन में वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, एंगल आर, ये चीजें बताई, वो प्लेन मिरर के लिए थी। वैसे इसके लिए अलग चीजें आती है, इसके लिए अलग चीजें। अच्छा, ये वाला मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा या नहीं करेगा? मुझे इतना बता दो, कौन कौन करेगा कह रहा है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा या नहीं करेगा? 1 2 3 4 5 6, कौन कौन? बाकी सब कह रहे हैं नहीं करेगा। नहीं वाले एक बार हाथ खड़ा कर लो। बेटा नोटा है, ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। हाँ, तुम क्या दोनों में से एक ऑप्शन देना ही है। वो लॉ किसके लिए था? लपाड़ मारूंगा। लॉज ऑफ प्लेन मिरर लिखा है मैंने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जहां जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, वहां वहां पे वो दोनों लॉ एप्लीकेबल होंगे। मतलब इसमें भी एंगल आई, एंगल आर इक्वल होगा, इसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो जो लॉ था वो किसके लिए था? रिफ्लेक्शन के लिए। तो दुनिया में जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस किसी टाइप के मिरर में हो रहा है, उसमें वो लॉ फॉलो होगा। समझ में आया? कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अब मैं पहले आपको दोनों के लिए जो कॉमन चीजें हैं वो बता देता हूं। जैसे दोनों के लिए कॉमन चीजें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहली चीज, दूसरा पोल, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा प्रिंसिपल एक्सिस। ये चार चीजें दोनों में कॉमन है। इसकी आ गई तो इसकी भी आ गई। पांचवी छठा जो मैं कह रहा हूं फोकस और फोकल लेंथ, वो भी सेम है, बस डिफरेंस है कि इसमें इधर साइड बनेगा तो इसमें इधर साइड बनेगा। ठीक हो गया? आप समझते हैं। मैंने ये कहां से काटा था बेटा? स्फेयर से। स्फेयर का कुछ सेंटर होगा, जो उतने बड़े स्फेयर का सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेयर था उसी का सेंटर को हमने क्या कह दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला पॉइंट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? अच्छा, मैं इसको थोड़ा ऐसा कर, ये कौन सा मिरर है जल्दी बताओ? कॉनकेव कॉन्वेक्स? वैक्स है, क्योंकि केव वाली साइड नहीं, बल्जिंग आउट से रिफ्लेक्शन होगा। तो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में हो रहा है, कौन कौन कह रहे हैं लेफ्ट में होगा? कौन कौन कह रहे हैं? 1 2 राइट में होगा। सर्कल ऐसा बनना था स्फेयर, कैसा था? ये था ना स्फेयर। तो जो स्फेयर का सेंटर होता है वही तो इसका भी सेंटर होता है, कहा मैंने? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? राइट में। कहानी वही है, स्फेयर का जो सेंटर है इसका, वही इस भी स्फेयर का सेंटर है, बस इसमें लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड है। समझ में आया अंतर? सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको आ गया ना? सबको? किसी को डाउट? दूसरा लिख रहा हूं मैं। दूसरा क्या है? पोल। क्या है? पोल। क्या होता है पोल? जो मिरर है, जो मैंने दोनों मिरर, मैं जब अभी बता रहा हूं दोनों के लिए बता रहा हूं, हाँ, तो ध्यान से समझना। जो मिरर सरफेस है उसका जो सेंटर होगा, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मिरर, आप तो कह दोगे मिरर स्फेरिकल था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने उठाई है काट के, इसका जो सेंटर होता है ये, इसको मैं क्या कह देता हूं? क्या कहता हूं? समझ में आया पोल क्या होता है? तो इसका कहां पे होगा? पी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, पी या फिर ओ से। पोल समझ में आया क्या होता है? तीसरी चीज क्या बोली थी मैंने?
प्रिंसिपल एक्सिस कर लेते हैं पहले। मुझे एक चीज बता दो, 9th में लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा होगा आपने, दो पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइनें बन सकती हैं? दो नहीं बन सकती? दो पक्का बन सकती है गोली? इसके अलावा कोई दूसरी लाइन इन दो पॉइंट से निकलती हुई दिखा दो मुझे। लाइन की बात कर रहा हूं, कर्व नहीं, घुमा फिरा के नहीं करना, सांप नहीं बनाना। दो पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइनें बन सकती हैं? यहां पे उसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? समझ में आया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन विच पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। किसी को डाउट? पक्का। तीसरी चीज, अच्छा स्फेयर रहा था वो, तो उस स्फेयर का सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को हम क्या कहते हैं जनरल में? कहते हैं रेडियस। क्या होता था रेडियस? सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी। सर्कल की जो सेंटर है उससे बाउंड्री तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये सेंटर कौन था? ये सेंटर था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे पोल की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? समझ में आया? पक्का। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से, ये कॉन्सेप्ट है, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चारों पॉइंट किस किस को समझ में आ गए? जिसको नहीं आए वो हाथ खड़ा करो। सभी को आ रहे ना? सबको आ गए ना बेटा? पक्का। आगे मूव कर रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा दो ऐसे, एक ऐसी चीज है इंपॉर्टेंट, एक है जो दोनों में अलग अलग है। उसके लिए पहले समझो, एक दो वर्ड है उनको समझ लेते हैं। क्या है वो दो वर्ड? ना उनको समझने के लिए भी दो वर्ड है ना, मैं बता रहा हूँ। कन्वर्जन और डाइवर्जन। मिलना बिछड़ना। भाई एब्सेंट है लेकिन उसकी याद रहेगी हमें। उसको मैं सोच रहा था, मेरे को याद आया एकदम। मिलना बिछड़ना, कन्वर्जन और डाइवर्जन। आप लोग जब कोचिंग में अंदर आए तो आप क्या हुए? डाइवर्ज हुए या कन्वर्ज हुए? तो कन्वर्जन हुआ ना। अब जब आप यहां से छुट्टी होके जाओगे तो डाइवर्ज होते हुए जाओगे या सब मेरे घर को आ रहे हो? सब लंगर। तो यहां से जब गेट से बाहर निकले हो आप, तो कोई ऊपर को जा रहा है, कोई याली रोड में जा रहा है, कोई नीचे को जा रहा है, कोई कूद भी जा रहा है यहां से नीचे। सब अलग अलग है सब अलग अलग। तो जब कोई भी चीज आती है वो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। मतलब बहुत सारी रेज हैं, जो लाइट रेज हैं, वो एक जगह पे आके मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्वर्ज होना। क्या कहते हैं? कन्वर्ज होना एक पॉइंट पे। दूसरा होता है क्या? डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? जब एक पॉइंट से बहुत सारी चीजें तितर बितर होती है, अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्ज होना। ये दोनों चीजें समझ में आ गई? ये लाइट रे आई, ऐसे हो गई। ये लाइट रे आई, ये भी ऐसे हो गई। एक और लाइट रे आई, वो भी ऐसे हो गई। ये क्या कर रही है मुझे इतना बता दो? कन्वर्ज या डाइवर्ज? कैसे पता चला कि कन्वर्ज कर रही है? एरो से पता चला। एरो से पता चला बेटा मुझे। एरो नहीं बना तो तुम ऐसे भी तो जा रही सकती थी। एरो से पता चल रहा है कि यहां से आके यहां गई, यहां से आके यहां गई, यहां से आके यहां गई। तो वो पॉइंट फोकस क्या होता है? यहां पे आ गया आप लोगों को। वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का जहां पे सारी रेस कन्वर्ज करती है। ध्यान से सुनना। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सारी रेस फोकस से नहीं जाती, सिर्फ वही रेस फोकस से जाती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जो भी आपने गौर किया मैंने पैरेलल बनाई है, वरना मैं आड़ी तिरछी बना सकता था। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से पास होगी? एक ऐसे पॉइंट से जिसका नाम क्या है? फोकस। और फोकस क्या पॉइंट है? वेयर ऑल द रेस कन्वर्ज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसको समझ में नहीं आया फोकस क्या होता है? इसका समझ में आ गया? जहां पे सारी रेस कन्वर्ज कर रही है। मतलब कॉनकेव के लिए हमारी कोचिंग क्या है? फोकस है। आप लोग सब आए यहां पे क्या कर गए? कन्वर्ज कर गए, तो ये क्या है? फोकस हो गया। अब फोकस से पोल की दूरी को हम क्या कहते हैं?
फोकल लेंथ। फोकल की लेंथ मतलब फोकस से पोल की दूरी को क्या कहते हैं? समझ में आया फोकल लेंथ क्या होता है? कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा था ना फोकस इंपॉर्टेंट है। ये जो फोकस है इससे पोल की जितनी भी दूरी है इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। आ गया समझ? पक्का? किसी को डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं बताने जा रहा हूं इसका फोकस। अब मुझे बताओ, यहां पे तो ऑब्जेक्ट इधर साइड था, इस बार ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा राइट में? राइट में कौन कौन कह रहा है? राइट में नहीं होगा। मैंने क्या कहा? हमेशा ऑब्जेक्ट कहां, अरे मैं अपने आप को देखूंगा कहां से? अनपॉलिश्ड साइड से ना, पॉलिश साइड से तो देखूंगा नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां है। अच्छा आपने एक चीज पूछी नहीं क्या, कि यहाँ पे ऐसी ही क्यों कर रही है, मतलब ऊपर को क्यों नहीं चले जा रही है? कन्वर्ज ही क्यों कर रही है, डाइवर्ज क्यों नहीं कर रही? बिकॉज कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, कॉनकेव मिरर इक्वल टू कन्वर्जिंग मिरर। लिखो, कॉनकेव का दूसरा नाम है कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। मतलब जो भी आएगा उसको वो कन्वर्ज कर देगा, भटकने नहीं देगा। हमारे पास जो भी आएगा शरणार्थी बन जाएगा। ठीक हो गया? कॉनकेव मिरर इक्वल्स टू कन्वर्जिंग मिरर। ठीक हो गया? तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। जो भी रेज इसमें आएंगी ये उनको क्या करेगा? डाइवर्ज। ये क्या है? ये भटका रहा है। ये इसको, इसका काम था इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाना, इसका काम है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाना। जैसे कोई आपसे पूछ रहा है रास्ता, एक जना है आपको सही रास्ते पे भेज रहा है, एक जना आपको है गलत भटका दे रहा है। तो एक जना आपको क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। एक जना आपको क्या कर रहा है? अब देखना, ये लाइट रे आई, ये क्या करेगी? कन्वर्ज या डाइवर्ज? तो ऐसे जाएगी, ऐसी तो जाएगी। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे, ये भी क्या करेगी? डाइवर्ज, क्योंकि इसमें कन्वर्जन का है ही नहीं, कर गई डाइवर्ज। अब कुछ ऐसा रहा होगा, मैंने इसको ऐसे पीछे को एक्सटेंड कर लिया। क्या कर लिया? पीछे को एक्सटेंड। कहानी वही है, द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस था। यहाँ मुझे दिख रहा है साफ पास होते हुए, लेकिन इसमें एक्चुअल में पास हो रही है या फिर मैंने, अच्छा जब भी मैं डॉटेड मिरर के पीछे जो भी चीजें बनाऊंगा ना उनको डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। मैं कभी मिरर के पीछे जाऊंगा ना तो यहाँ पे इमेज मतलब कोई भी रेज आ रही है तो ऐसे बनेगी डॉटेड, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं है ना, वो तो इमेजिनरी है कि कहाँ, वो मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, एजम्पशन है मेरा। तो यहाँ पे ये एजम्पशन ही तो था मेरा कि ये लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई, तो मैंने एक एज्यूम कर लिया कि पीछे को एक्सटेंड हुई होगी। ऐसी ये वाली भी आई रिफ्लेक्ट हुई, ये पीछे को एक्सटेंड हुई होगी। तो ये भी एक पॉइंट पे मिल रही है। इसमें डेफिनेशन थी वेयर ऑल द रेज कन्वर्ज द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यहाँ पे क्या है? वेयर ऑल द पॉइंट, ऑल द रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज। डाइवर्जिंग तो मिरर है। आपको क्या लग रहा है यहां पर से? अच्छा मैं अगर ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, ये है। अब आपको क्या लग रहा है, ये एक पॉइंट पे आ रही है या एक पॉइंट से जा रही है? एक पॉइंट से जा रही है, लेकिन यहां पे क्या लग रहा था? एक पॉइंट पे आ रही है। तो ये कन्वर्ज कर रहा था ना, क्योंकि तो कन्वर्जिंग क्या था? एक पॉइंट पे मिलना। डाइवर्जिंग क्या था? एक पॉइंट से बिछड़ना। तो एक पॉइंट से जब बहुत सारी रेज जा रही हैं, उसे उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फोकस। कहानी वही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तभी उस पॉइंट पे मिलेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो मुझे अपीयर होगी उस पॉइंट पे। एक्चुअल में नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे अपीयर होगा। इसमें मुझे दिख रहा है साफ, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मिरर के पीछे हो रहा है जो हो रहा है। समझ में आया? पक्का? फिर ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? फोकस। तो ये पोल से फोकस की दूरी को हमने क्या कह दिया? फोकल लेंथ। समझ में आया? पक्का? यहां फोकस क्या था? वेयर ऑल द रेज कन्वर्ज द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। वेयर ऑल द रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज, यहां से क्या अपीयर हो रहा है? डाइवर्ज। वेयर अपीयर्स टू डाइवर्ज, यहां से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है ना मुझे सारी रेज, तो इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? फोकस। समझ में आया? और पोल से फोकस की दूरी को क्या कहा? फोकल लेंथ। आगे समझ में? पक्का? तो ये चार चीजें, पांचवा क्या है? फोकस। सिक्स्थ क्या है? फोकल लेंथ। ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आप इसके बाद इसके जो इमेज फॉर्मेशन और रूल्स आएंगे उनको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बस इनके बारे में पता होना चाहिए कौन क्या है, खास तौर से फोकस के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। बनाना कुछ कर लिख रहे हो तो लिख लो। आती है आप लोग को हाँ चीज, और ये अगर नहीं आती तो इमेज फॉर्मेशन भी नहीं आता। देख लो, बहुत छोटा सा चीज है, समझा रहा हूं। चाहे मैं इस मिरर के लिए बोल रहा हूँ, ये दोनों मिरर के लिए, हाँ कौन ये स्फेरिकल में दोनों के लिए आ जाएगा। इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, इसको क्या कहा था, इसको क्या कहा था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। पोल से फोकस की जितनी दूरी होती है, फोकस से कर्वेचर की उतनी ही दूरी होती है। मतलब ये फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच का पॉइंट होता है, ये मान लो। जो ये फोकस का पॉइंट होगा, ये पोल और कर्वेचर के मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। मतलब अगर ये वाली दूरी 2 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, ये 3, तो यहां से एक रिलेशन बहुत प्यारा निकल के आता है। अच्छा, इसको क्या कहा था हमने, इसको क्या कहा था। अब मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, F इक्वल टू आर अपॉन 2। जो F है वो टोटल R का आधा है, कह सकता हूं। यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में दे सकता है आप। 1 मार्क्स में कह देगा इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना फाइंड द फोकल लेंथ, या फिर कह देगा इफ द फोकल लेंथ इज इतना फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला आता है, अगर फोकल लेंथ दी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो उसका हाफ कर दूंगा, उसको 1/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। समझ में आया, कोई डाउट। पक्का लिख लो इसको, ये भी बना भी लेना वहां पे छोटा। अब हम पढ़ेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन। लेकिन उसके लिए मुझे पहले उसके क्या आने चाहिए, रूल्स आने चाहिए, लॉज आने चाहिए। तो रूल्स कॉनकेव मिरर में भी वही होने वाले, कॉन्वेक्स मिरर में भी वही। बस कॉनकेव में कन्वर्ज होंगी चीजें, तो कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होंगी। तो रूल नंबर 1 क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। 2-3 रूल तो आपने पढ़ लिए हैं, 3 रूल पढ़ लिए बेटा आपने, एक ही रूल है आपके लिए नया। पहला रूल, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा कहां से पास होगी, पढ़ लिया ना। रूल नंबर 1 यही है, द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। यही ये 4 लॉ है, 4 में से एक है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, उसको छोड़ दो। तो ये 3 लॉ से, जो 3 रूल पढ़ाऊंगा, यही 3 रूल का यूज होके 6 इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में, 2 इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में करने वाले हैं। पहला रूल समझ में आया। सेकंड रूल क्या कहता है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, 180 डिग्री रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 180, मतलब जिस पाथ में आई उसी पाथ पे वापस चलेगी। अभी तक देखो रे आई, ये किसी कुछ एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की खासियत है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी वो रिफ्लेक्ट ऑन द सेम पाथ हो जाएगी, उसी पाथ पे वापसी आ जाएगी। समझ में आया दूसरा। तीसरा इसका उल्टा, और बेटा मेजर करके अभी बताएंगे हम, अभी जब इमेज फॉर्मेशन आएगा, ये मेजर करके जितना पोल से फोकस की दूरी होती है उतनी सेंटर फोकस से कर्वेचर की दूरी। अगर आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो अपनी कॉपी में, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी लोगे, 5 सेंटीमीटर। अभी इमेज फॉर्मेशन में सीखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल उल्टा इसका, इसमें क्या था, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी कहां से जाएगी, फोकस से। अब क्या होगा, जो भी रे फोकस से पास हो रही होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, है ना उल्टा। यहां क्या था, जो पैरेलल थी वो फोकस से पास हो रही थी, यहां क्या है, जो फोकस से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही। 2 लॉ तो ऐसी हो गए। तीसरा कह रहा है क्या, मैंने कहा था एक नया आपके लिए, ये है नया एंगल, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी लाइन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैक हो जाएगी। चौथा और आखिरी आप लोग को पता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। बिना एरो के रे डायग्राम नहीं हुआ। उसे रे डायग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें रे है, रे। अब इमेज फॉर्मेशन क्या चीज है, इमेज फॉर्मेशन मतलब इमेज का फॉर्म होना। इमेज कब बनती है,
जब दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी तब जाके इमेज बनेगी, याद रखना। मिनिमम दो रेज होनी चाहिए जो इंटरसेक्ट कर रही है, तब जाके मैं उसको क्या कहूंगा, इमेज कहूंगा उस पॉइंट पे। अब देखो वहां पे रखा है शीशा, मैं अभी यहाँ पे हूं, तो मेरी इमेज की दूरी कहीं, मतलब इमेज कहीं और पे होगी। मैं अगर इधर से देख रहा हूं अपने आप को तो मेरी इमेज कहीं और होगी, मैं अपने इधर से देख रहा हूं तो मेरी इमेज कहीं और होगी। तो इमेज किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट तो सेम है, डिपेंड किस पे कर रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो मतलब मैं अलग अलग जगह पे जब ऑब्जेक्ट को रखते रहूंगा तो अलग अलग इमेज मुझे मिलती रहेगी। तभी तो अगर मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं, इमेज एक ही जगह पे रहेगी, इमेज हिल्ली है। अगर हिल्ली है तो क्या है, भूत। ध्यान रखना बेटा, इसका मामला फॉल्ट हो गया ना। तो अगर मैं हिल रहा हूं तो मेरी इमेज भी हिलेगी, मैं स्थिर हूं तो मेरी इमेज भी स्थिर रहेगी। समझ में आया। तो अब ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। इतने इजीली समझाऊंगा 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन, भूलोगे नहीं कभी। मैं भी नहीं भूला हूं 10th क्लास के बाद से आज तक। हमें जिसने पढ़ाया था उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये पोल है, ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया, ये पोजीशन आपको पता है। तो अब क्या है, अब मुझे ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखना है। तो सबसे पहला क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहां है, कहीं दूर पहाड़ों में, इन्फिनिटी पे है कहीं। पहला कहां, एट इन्फिनिटी। उसके बाद एक पोजीशन मुझे ये दिख रही है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पांचवी पोजीशन एट, छठी पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल। इसके बाद भी कोई दिख रही है, अब तो फिर मिरर ही आ गया ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते आप पीछे, ये जगह नहीं है आपके लिए, ये तो यहीं तक है ना। मैं मिनिमम यहीं पर तक तो आ सकता हूं और मैक्सिमम तो पीछे कहीं भी जा सकता हूं। तो मैंने पहला केस ही ले लिया, क्या, इन्फिनिटी। दूसरा जो जस्ट सी के पीछे, तीसरा जो सी पे ही है, चौथा एफ और सी के बीच में कहीं भी। कहीं एफ और सी के बीच की बात हो रही है तो यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है, सेम इमेज बनेगी। पांचवा फोकस पे, छठा फोकस और पोल के बीच में। ये 6 केसेस है। तो मुझे क्या इमेज 6 अलग अलग मिलेंगी या एक जैसी मिलेंगी, अलग अलग, क्योंकि मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो मेरी इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, नहीं होगी, होगी। सबसे पहला केस क्या था, आप अगर पैटर्न नोटिस कर सकते हो तो करना, एक पैटर्न बनता है इसमें। मैं जैसे ऑब्जेक्ट को आपने गौर किया, मैं यहां से इधर को ला रहा हूं, पहले इन्फिनिटी, फिर बिहाइंड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे ला रहा हूं। नोटिस करना, इमेज आपकी सबसे पहली इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, पहले केस में। दूसरे केस में जब बिहाइंड सी होगा तो इमेज मेरी कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरे केस में जब ऑब्जेक्ट सी में होगा तो इमेज कहां बनेगी, सी पे ही। चौथे केस में जब बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड सी। पांचवा केस जब एट फोकस होगा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। छठा केस मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक केस, जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। 5 केस आपके इधर बनती है इमेज, छठे केस में आपके राइट साइड में बनती है, मिरर के पीछे। अब मिरर के पीछे बननी तो कैसी होगी, अभी बताया था कैसी होती है, वर्चुअल। मिरर के पीछे कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन होता है, मतलब पीछे बन रही है तो हमेशा कैसी इमेज बनेगी, सीधी। तो यहाँ के मिरर के आगे बन रही तो कैसी, रियल, रियल बनेगी। और रियल के साथ हमेशा कैसी बनती है, उल्टी। उल्टी इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जो भी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेंगी वो हमेशा कैसी बनेंगी, इमेज उल्टी बनेंगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो कैसी होंगी, इरेक्ट होंगी। वर्चुअल ये नहीं ना, मैं इन्वर्टेड और इरेक्ट का समझा रहा हूं। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेंगी कैसी होंगी, उसे क्या कहेंगे हम, इन्वर्टेड, उल्टी। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज आपकी इसके नीचे ऐसी मिलेगी आपको। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी मिलेगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ हमेशा कौन आएगा, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसा है अगर तो इमेज भी कैसी मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी। तो इसे हमने क्या कह दिया, इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ कौन आएगा, वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे है। बाकी 5 केसेस में इमेज कहां बन रही है, आगे पे। तो मैं उसको क्या कहूंगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आया समझ में। तो